तो आज हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास वान भट्ट की आत्मकथा पर चर्चा करेंगे। आचार्य द्विवेदी अपने निबंधों के माध्यम से जितने प्रसिद्ध हुए, कबीर पर अपनी शोधपरक किताब के लेखन से प्रसिद्ध हुए, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को लिखने में जितने प्रसिद्ध हुए, उतना ही एक उपन्यासकार के तौर पर उनकी प्रसिद्धि है। उन्होंने कुल 4 उपन्यास लिखे। वान भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। इन उपन्यासों में आप इस चारों उपन्यासों को अगर एक साथ देखें और देखें कि जो कथा का क्षेत्र है आचार्य द्विवेदी वो क्या चुना है, तो आपको लगेगा कि इन सभी उपन्यासों का जो कथा क्षेत्र है वह इतिहास से निकल करके आता है। एक अनामदास का पोथा ही एक ऐसा उपन्यास है जिसमें उन्होंने औपनिषदिक कथा को अपना आधार बनाया है। अनामदास का पोथा के अलावा और जितने भी उपन्यास, उन उपन्यासों को आप देखेंगे तो उन उपन्यासों में इतिहास कहीं न कहीं एक खास तरह की गति करता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखलाई देता है। अनामदास का पोथा में भी एक उपनिषद की जो ऐतिहासिकता है, उपनिषद का जो इतिहास है, उसके माध्यम से जो कथा कही गई है वह दिखलाई देता है। अब एक बात आपके जहन में ये होना चाहिए कि उपन्यास का आधार जब इतिहास बनता है तो ये सवाल बार बार किया जाता है कि उस उपन्यास में कितना इतिहास है और कितना कल्पना है। तो इतिहास और कल्पना का को उपयोग में लाने का कोई यांत्रिक सूत्र नहीं होता है, बल्कि ऐतिहासिक कथा संदर्भ को लेखक कल्पना के आधार पर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा होता है। तो आप देखेंगे कि उसमें इतिहास भी है और उसमें कभी कभी इतिहास से बाहर की चीजें भी हैं। तो वान भट्ट की आत्मकथा का ठोस आधार इतिहास है, लेकिन उसमें कल्पना का योग महत्वपूर्ण हुआ है और इसीलिए यह उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में इसको रखा जाता है। ठीक है। इतिहास के संदर्भ में द्विवेदी जी ने एक मत प्रकट किया है। उस मत को आप लोग नोट कर लीजिए और विचार कीजिएगा कि उनका आखिर ये कहने के पीछे का आशय क्या है। उन्होंने कहा कि इतिहास को न स्वीकार करे वह आधुनिक नहीं है। जो इतिहास को स्वीकार न करे वह आधुनिक नहीं है और जो चैतन्य को नहीं माने वह इतिहास नहीं है। यानी कि इतिहास वही है जो चैतन्य को मानता है, यानी कि चैतन्य मतलब जागृत अवस्था को मानता है, वही इतिहास है। तो इतिहास को जो न स्वीकार करे वह आधुनिक नहीं है और जो चैतन्य को स्वीकार न करे वह इतिहास नहीं। ठीक है। तो इसी इतिहास और कल्पना के आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह प्रसिद्ध उपन्यास वान भट्ट की आत्मकथा है।
इस उपन्यास के शीर्षक में ही आपको दिखलाई देता है क्या, कि आत्मकथा। किसकी? बाणभट्ट की। तो आप अब यह देखेंगे कि उपन्यास के कलेवर में यह बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी गई। लेकिन आत्मकथा कौन लिखता है? स्वयं व्यक्ति लिखता है आत्मकथा। और जीवनी कौन लिखता है? एक व्यक्ति के बारे में जीवनी कोई दूसरा लिखेगा ना। एक लेखक की अगर जीवनी लिखनी है तो वो कोई दूसरा लिखेगा। यदि मेरी जीवनी कोई लिखे तो उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति को लिखना होगा, जो मेरी मृत्यु के बाद या मेरे जीवित रहते लिख सकता है। अमूमन ये मृत्यु के बाद जीवनी लिखी जाती है, लेकिन आत्मकथा तो मुझे स्वयं लिखनी पड़ेगी। ठीक है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा को कौन लिख रहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका मतलब यह आत्मकथा, जीवनी और उपन्यास, ये तीनों का जो एक मेल जोल है हमको इस उपन्यास में पढ़ने में दिखाई देता है। यानी कि आत्मकथा के तत्व, जीवनी के तत्व और उपन्यास के तत्व, यह हमें दिखलाई देते हैं। ठीक है। अब हम इस उपन्यास के भीतर प्रवेश करें उससे पहले हम यह जान लें कि इस उपन्यास के भीतर में जो समय की संरचना है वह कब की है। इसकी संरचना 7वीं 8वीं शताब्दी की है। 7वीं 8वीं शताब्दी की का जो समय है, इस दौर में हर्षवर्धन नाम के राजा और उसी हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट नाम का एक व्यक्ति हुआ। और उस बाणभट्ट ने 2 किताबें लिखी हर्षवर्धन के राज्यकाल में। एक हर्षचरित और दूसरा कादंबरी। इसने लिखा, ये बाणभट्ट ने लिखा। अब ये बाणभट्ट ऐतिहासिक सच्चाई है, हर्षवर्धन ऐतिहासिक सच्चाई है। हर्षचरित और कादंबरी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। तो आप देखेंगे कि बाणभट्ट उसी हर्ष के दरबार का वह व्यक्ति है जो आचार्य द्विवेदी के उपन्यास कल्पना के माध्यम से अवतरित हुआ है। ठीक है। यानी अगर मैं आपसे यह कहूं कि हर्षचरित और कादंबरी की कथाओं के आधार पर आचार्य द्विवेदी ने एक उपन्यास की रचना की जिसका नाम बाणभट्ट की आत्मकथा है, तो बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन? आचार्य द्विवेदी ने हर्षचरित और कादंबरी को तो आधार बनाया ही बनाया अपने इस उपन्यास, लेकिन इसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथों का सहारा लिया, वह भी आपको जानना चाहिए। जैसे रत्नावली एक किताब है, उसका सहारा लिया। मालती माधव भवभूति किताब थी, उसका सहारा लिया। काम सूत्र के भी संदर्भ इसमें आपको दिखलाई देंगे। मृच्छकटिकम का भी उल्लेख आपको इसमें दिखलाई देगा। और चंडी शतक, इसके भी कुछ संदर्भ आपको दिखलाई देंगे। लेकिन मूल रूप से यह हर्षचरित और कादंबरी के कथाओं के आधार पर आचार्य द्विवेदी के इस किताब को देखा जाना चाहिए। ठीक है। सर नैषधीय चरितम तो 7वीं 8वीं शताब्दी में भारत की जो सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां थी, उन स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जो हर्षचरित लिखा गया और जो कादंबरी लिखा गया, इन दोनों की कथा के आधार पर बाणभट्ट की आत्मकथा है। यानी कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को पढ़ते आपके सामने
हर्षवर्धन के समय की राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों का पता भी लगता है। यानी इसको पढ़ते हुए आप 7वीं 8वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ को भी समझ सकते हैं। लेकिन यह बताए कि इस उपन्यास में यदि 7वीं और 8वीं शताब्दी के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संदर्भ हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे कब लिख रहे हैं? किसी को पता है ये उपन्यास कब लिखा गया? 1946। तो अब देखिए दो बातें ध्यान समझिए इसको। 7वीं 8वीं शताब्दी का कथा परिप्रेक्ष्य 1946 में बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में लिखा जा रहा है और हम उसको 2022 में पढ़ रहे हैं। यानी कि इस उपन्यास पर बात करते हुए हमको एक समय के तीन त्रिकोणात्मक कोण का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। एक 7वीं 8वीं शताब्दी का भारत, दूसरा 1946 में यह उपन्यास लिखा जा रहा है जब भारत आजादी के संघर्ष के अंतिम दौर में है, और तीसरी बात आज तकनीक के आविष्कार के दौर में हम इसे 2022 में पढ़ रहे हैं। तो इस उपन्यास को पढ़ते हुए टाइम का यह फ्रेम आपके दिमाग में हमेशा काम करते रहना चाहिए कि 8वीं 7वीं शताब्दी में क्या कहा जा रहा था, 1946 में द्विवेदी जी उसे कैसे कह रहे थे, और आज जब हम उसे पढ़ रहे हैं तो उसे कैसे हमें पढ़ना चाहिए और हमें क्यों पढ़ना चाहिए। यह परिप्रेक्ष्य अगर आपके दिमाग में स्पष्ट होगा तो इस उपन्यास के कथा विस्तार को समझने में आपको सुविधा होगी। अब इस उपन्यास के बारे में थोड़ी सी जानकारी शिल्पा आपको देंगी, क्योंकि उन्होंने इस उपन्यास को संक्षिप्त रूप से देखा है, वो उसके बताएंगी, और उसके बाद फिर मैं आग्रह करूंगा स्वर्णलता से जो उपन्यास वो पढ़ी हैं तो उनका क्या व्यू है इस उपन्यास के बारे में वह बताएं। तो शिल्पा आप बताइए पहले। इस बाण भट्ट की आत्मकथा के इस उपन्यास में ऐतिहासिकता और प्रासंगिकता का एक दर्शन दिखाई देता है। इस उपन्यास के अंदर जो मेन बात है वो है स्त्री सम्मान। स्त्री सम्मान को इसमें दर्शाया हुआ है और स्त्री को देवी समान समझने वाली जो भूमिका है उसको बाण भट्ट इसमें बताते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें लिखते हैं। तो बाण भट्ट जो है बाण भट्ट के जो मैंने सुना ये है, तो बाण भट्ट एक स्त्री का एक सम्मान करने वाले व्यक्ति होते हैं और कहा जाता है कि निपुलिका नामक एक लड़की जो है वो उनके निपुलिका नामक जो लड़की है वो उनके प्रेम में पड़ती है। लेकिन बाण भट्ट जो है वो एक स्त्री का सम्मान और देवी स्वरूप देखने वाली विचारधारा के जो है, तो वो एक दिन उसको ऐसा लगता है कि शायद ये मेरी भावना को समझ ना पाएंगे, तो इस कारण वो उनके साथ में वो इसमें काम करती है, नाटक में काम करती है, तो छोड़ के चली जाती है। तो उसके छोड़ के चले जाने के बाद में 6-7 साल के बाद में उनका वापस उनसे मिलना होता है। तो उस समय निपुलिका जो है वो पान की दुकान पान बेचते हुए नजर आती है। तो इसमें ये भी बताया हुआ है कि उस समय पर भी जो पान जो है उस समय पे भी पान का शौक रखा जाता था। और जब वो मिलते हैं बाण भट्ट से तो वो कहते हैं कि आप सही समय पर मिले हैं और मुझे आपके मदद की जरूरत है। तो एक राजकुमारी है उनका उनको भट्टनी करके कहा गया है इसमें उपन्यास में। तो भट्टनी को जैसे कैद करके रखा हुआ है, राजा का नाम मुझे याद नहीं है।
तो उनको छुड़ाना है, तो उसके लिए वो बाण भट्ट से मदद मांगती है और बाण भट्ट एक योजना करके उनको वहां से छुड़ा लाते हैं और उनको सुरक्षित राजा के पास तक पहुंचा देते हैं। तो इस अंतराल में जो भट्टनी है उनका भी बाण भट्ट के प्रति एक आकर्षण हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और ये जो तीनों का जो संपर्क है, इसमें बाण भट्ट, निरुलिका और भट्टनी, ये तीनों को भी आपस में पता है कि ये तीनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यानी निरुलिका भी बाण भट्ट से प्रेम करती है और भट्टनी भी करती है, लेकिन तीनों के बीच भी एक दूसरे के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है। एक यानी उन्होंने इस संबंध को स्वीकार किया हुआ है, तो ये भी इसमें दर्शाया हुआ है। और सेकंडली ये होता है कि एक नाटक के रूप में जब एक नाटक चल रहा होता है, तो उस समय निरुलिका उसमें जैसा एक दर्शाया जाता है कि वो आखिरी में वो नायक के हाथ में उस नायिका का हाथ देकर वो अपना प्राण त्याग देती है। तो उस समय निरुलिका भी अपने प्राण को त्याग देती है, क्योंकि उसमें उस नायिका का जो पार्ट है वो निरुलिका ही निभा रही होती है। तो इसमें प्रेम का एक समर्पण ये भी इसमें दिखाई दिया हुआ है। मतलब कहने का कि प्रेम को वासना न बनाते हुए आत्मा का दर्शन इसमें दिखाई देता है। और भट्टनी जो है वो भी बाण भट्ट से काफी प्रेम करते हैं। तो आखिरी में ऐसा प्रसंग आता है कि बाण भट्ट सभा को, दरबार को छोड़कर जाते हैं और भट्टनी जो है वो उनसे कहती है कि फिर कभी मिलना होगा, इस टाइप का वो कुछ उनसे क्वेश्चन करती है। ऐसे इसका एंड बताया हुआ है। तो एक प्रेम का समर्पण और प्रेम को आत्मा से जो जुड़ाव है वो इसमें दिखाई दिया है। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, ठीक कहा आपने। यानी कि आपने जो इसकी संक्षेप में कथा बताई, और भी बहुत चीजें इसमें हैं, लेकिन आपने ठीक ठाक बात की है। यानी कि इस उपन्यास में अगर मैं ये कहूं कि इतिहास के कलेवर में प्रेम की सूचिता, प्रेम का आदर्श स्वरूप यह भी दिखलाई देता है। साथ ही साथ इसमें स्त्री और पुरुष के बीच के जो संबंध है और स्त्री और पुरुष का जो महत्व है उसका भी प्रतिपादन इसमें किया गया है। यानी कि स्त्री संबंधी विचार इस उपन्यास में प्रमुखता से दिखलाई देते हैं। जैसे अगर मैं एक वाक्य कहूं आपसे कि इस उपन्यास में स्त्री के शरीर को देव मंदिर के रूप में इस उपन्यास का नायक बाण भट्ट देखता है। किसके रूप में? एक देव मंदिर के रूप में। और इस उपन्यास में ये जो मैं कथन कह रहा हूं, कई बार दोहराया गया कि मैं स्त्री को देव मंदिर के रूप में देखता हूं। और बाण भट्ट जिस स्त्री से प्रेम करता है, इसका नाम निपुणिका बताया गया है। निपुणिका कौन है? निपुणिका एक बाल विधवा है जो घर से कई बार निकल करके भागी। और यह जो निपुणिका है यह बाण भट्ट की नाट्य मंडली में एक अभिनेत्री है, और इसी अभिनय के दौरान दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। लेकिन यह प्रेम जो है, मैं फिर से दोहराऊं, यह प्रेम बाण भट्ट के लिए एक आदर्श सुचितापूर्ण प्रेम है, जिसमें वह स्त्री को देव मंदिर मानता है। अब ये बात कही गई कि ये निपुणिका जो पात्र है ये आचार्य द्विवेदी ने कहां से लाया,
तो हर्ष चरित्र जो किताब है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। बाणभट्ट कौन? वो जो दरबारी था, किसका? हर्षवर्धन का। तो उसकी जो हर्षचरित्र किताब है, जब उसको पलटा गया और देखा गया कि भाई कौन है, तो उसमें देखा गया कि एक नर्तकी का उल्लेख है जिसका नाम है उसमें हरिनिका। किसमें? हर्षचरित्र। तो ये साहित्य के आलोचकों ने माना कि जो हर्षचरित्र की हरिनिका है, उसी के आधार पर आचार्य द्विवेदी ने अपने इस उपन्यास में निपुणिका रखा है। ठीक है। तो यह जो निपुणिका है वह बाणभट्ट से प्रेम करती है। बाणभट्ट जो ये बार बार मानता है कि स्त्री देह क्या है? देव मंदिर के समान है। अब देखिए आप, अगर स्त्री के बारे में पुरुष का एक नजरिया यह है, तो स्त्री के भीतर अपने बारे में नजरिया क्या है? निपुणिका का एक संदर्भ जो बहुत महत्वपूर्ण है स्त्री के बारे में, वह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। निपुणिका है वह स्त्री के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और यह बात जो है आपके लिए बहुत ही उल्लेखनीय है और आपको उसे जानना चाहिए। वो उसको जवाब देती है, किसको? बाणभट्ट को, जो कहता है कि मेरे लिए स्त्री का जो देह है वो देव मंदिर के समान। निपुणिका उससे पूछती है, उससे जवाब पूछती है कि तुम अगर नारी के देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, ध्यान समझिएगा इसको, अगर तुम स्त्री की देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि यह मंदिर हाड़ मांस का है, ईंट और चूने का नहीं है। मंदिर ईंट चूने का होता है, और स्त्री अगर देव मंदिर है तो यह हाड़ मांस की है। कभी सोचा तो कि जिस क्षण मैं अपना सर्वस्व लेकर इस आशा से तुम्हारी ओर बढ़ी थी कि तुम स्वीकार कर लोगी, उसी समय तुमने मेरी आशा को धूल में मिला दिया। उस दिन मेरा निश्चित विश्वास हो गया कि तुम जड़ पाषाण पिंड हो। तुम्हारे भीतर न देवता है न पशु, तुम्हारे भीतर सिर्फ और सिर्फ एक जड़ता है। यानी कि पुरुष उसको देव मंदिर मान रहा है, लेकिन स्त्री अपने को देव मंदिर मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि स्त्री अपने होने को देवता के साथ अगर देखेगी तो वह सिर्फ केवल श्रद्धा की वस्तु रह जाएगी, वह हाड़ मांस की वस्तु नहीं रहेगी। आपको याद आना चाहिए, कल जो मैंने बात कही थी उसकी तरफ ध्यान आपका जाना चाहिए कि मेहता स्त्री को दया की मूर्ति और क्षमाशीलता को धारण करने वाली मानता है, और मालती ऐसा नहीं मानती। यानी वहां भी पुरुष स्त्री को एक खास श्रेणी में देखना चाहता है। दया, ममता, प्रेम, ममत्व, क्षमाशीलता आदि के फ्रेज में पुरुष देखना चाहता है। और यहां इस उपन्यास में भी पुरुष स्त्री को कैसा देखना चाहता है? एक मंदिर के तौर पर उसके देह को देखता है, एक पवित्र मंदिर की देह की तरह। यानी, और ये देखिए प्रेमचंद 1936 में इसको लिख रहे हैं और ये 1946 में, यानी कि 10 साल बाद भी स्त्री के बारे में वही लिखा था। अब आपके दिमाग में इस दोनों उपन्यास गोदान और बाणभट्ट की आत्मकथा में जो स्त्री की जो छवि है, जो चरित्र है, वो अलग अलग तो है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के भीतर स्त्री को देखने की दृष्टि दरअसल एक ही तरह की होती, जो बाणभट्ट की आत्मकथा में दिखलाई देती है, और वही कहां मिलती है? गोदान में। ठीक है, गोदान। आगे जब मैं कुछ और उपन्यास या कहानी के बारे में कभी बात करूंगा कभी, तो फिर से मैं इस बात को दोहराऊंगा कैसे स्त्री के बारे में देखी एक ही तरीके से देखी जा रही है।
यानी कि यहां पर इस बात को ठहर कर सोचने की आवश्यकता है कि भारत सहित पूरी दुनिया स्त्री को पुरुष अपने नीचे रखने की जो धारणा का विकास हुआ भारत और भारत से बाहर, उस धारणा के विकास में यह सबसे बड़ा योगदान इस बात का है कि उसने स्त्री को एक ऐसे सिंहासन पर बिठा दिया जहां से वह कोई सवाल नहीं कर सकती और जहां से वह अपनी स्थितियों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर सकती। हमने उसे दो ही तरह से देखा। कैसे? या तो उसे कहा कि वह देवी है, या हमने कहा उसे कि वह पांव की जूती है। ये दो फ्रेज, एक दो खांचे बने हुए हैं इस हमारी सभ्यता के, और इसी दोनों खांचों में हमने स्त्री को देखा। और इसलिए स्त्री के शोषण, उत्पीड़न और दमन का जो समाज विकसित हुआ भारत सहित पूरी दुनिया में, वह इसी दो फ्रेज के कारण विकसित हुआ, इसी दोनों फ्रेज के बीच में विकसित हुआ। और स्त्री इससे बार बार इनकार करती है कि मुझे ना तो आप देवी की तरफ देखो और ना ही मुझे आप पांव की जूती की तरफ देखो। मैं दरअसल साथ मिलकर बराबरी के तौर पर एक हाड़ मांस के एक मनुष्य के तौर पर, जैसे कि तुम, जैसे कि जो पुरुष उस तरह की हूं और उसी तरह से मैं काम करना चाहती हूं। और ये संघर्ष बहुत लंबे अरसे से पश्चिम और हमारे यहां भी चलता रहा है। 2022 में स्थितियां बदली हैं, 22 नहीं बल्कि 21वीं शताब्दी में कहना चाहिए, या अगर मुझे और आप कहने का परमिशन दें तो 1970 के बाद से स्थितियों बदलाव बड़े पैमाने पर देखने को हमें मिलता है। तो जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि 7वीं 8वीं शताब्दी के इस उपन्यास को पढ़ते हुए, 1946 में लिखे इस उपन्यास को पढ़ते हुए, 2022 में आज इसे पढ़ते हुए आपके दिमाग में ये सारे संदर्भ, स्त्री, पुरुष, इतिहास, कथा, कल्पना, राजनीति, सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना, इन सारे पहलुओं पर आपकी दृष्टि अगर बहुत सूक्ष्म तरीके से बनी रहेगी तो उपन्यास के भेद को खोलने में आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, बस मैं आपको उपन्यास के भीतर प्रवेश करने के दरवाजे और खिड़कियां बतला रहा हूं, यह आप ध्यान रखिएगा। यानी कि इस उपन्यास को हम कुछ काल्पनिक पात्रों, कुछ ऐतिहासिक पात्रों और कुछ आख्यानात्मक पात्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जो इसमें ऐतिहासिक पात्र हैं, जिसका वर्णन इतिहास में हमें मिलता है, उसके नाम आप चाहे तो नोट कर लें या अपना सुन लें। जो ऐतिहासिक पात्र हैं वह इसमें हर्षवर्धन इस उपन्यास में आता है बार बार। इस उपन्यास में एक स्त्री राज्यश्री आती है। इस उपन्यास में कृष्णवर्धन आता है, इसमें शीलभद्र आता है और इसमें जयंत भट्ट आता है। तो जयंत भट्ट, शीलभद्र, कृष्णवर्धन, हर्षवर्धन, राज्यश्री, ये 5 जो हैं वह ऐतिहासिक पात्र जो इतिहास में वर्णित हैं और इस उपन्यास में भी आए। लेकिन जो काल्पनिक पात्र जिसका इतिहास में बहुत उल्लेख नहीं मिलता है वह है भट्टिनी। जो भट्टिनी है उसका जो इस उपन्यास में मूल नाम बताया गया है वह एक या 2 जगह पर बताया गया और पूरे उपन्यास में यह भट्टिनी के नाम से ही आपको मिलेगी। उसका मूल नाम है चंद्रदिधीति। चंद्रदिधीति नाम इसका और इस भट्टिनी का। और उपन्यास के भीतर यह कुंवर मिलिंद की बेटी है ये भट्टिनी। एक काल्पनिक पात्र और है जिसका नाम है महामाया। और एक और काल्पनिक पात्र है इस उपन्यास में जिसका नाम है अघोर भैरव। इसमें एक पात्र लोक कथा से लिया गया है, उसका नाम है लोरिक वेद। यह लोक कथा से चल करके आता है।
अब मैं अपनी बात को फिर से दोहराऊं, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस उपन्यास की रचना में प्रमुख रूप से हर्षचरित और कादम्बरी का योगदान, लेकिन इस उपन्यास के भीतर जब आप उतरेंगे तो ऐसे कई संदर्भ आएंगे जो हर्षचरित और कादम्बरी के अलावे भी अन्य ग्रंथों से हैं दिखाई देते हैं। इसमें मैंने मालती माधव का जिक्र किया, कामसूत्र का जिक्र किया, मृच्छकटिकम का जिक्र किया, चंडी शतक का जिक्र किया और रत्नावली का जिक्र किया। इन सब के जो कथा तंतु है उसमें कुछ न कुछ चीजें, कुछ न कुछ नाम निकल करके हमारे इस उपन्यास में चले आते। अब इस उपन्यास की कथा बनावट को भी हम कई कोणों से समझ सकते हैं, लेकिन हम आज सिर्फ एक कोण आपके सामने रखना चाहते हैं, जिसको कि आप एक कोण अपने नोटबुक में बना लीजिए और उस कोण के शीर्ष पर रखिए आप नाम किसका, वानभट्ट का। तो जो वानभट्ट है, एक जब कोण ड्रॉ कीजिए, बना लिया सब लोगों ने, उसके सबसे ऊपर में रखिए आप वानभट्ट, एक कोण पर रखिए आप निपुणिका और दूसरे कोण पर रखिए आप भट्टिनी, और तीनों के बीच में आप सेंटर में लिखिए प्रेम द्वंद्व। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि निपुणिका जो स्त्री पात्र है वह वानभट्ट के नाट्य मंडली में काम करने वाली अभिनेत्री है, और वहां रहते रहते वो काम करते हुए वो भाग भी जाती है, पान दुकान में पान भी चलाती है, और बाद के कई घटनाक्रम में देखेंगे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और इसी बीच में तुवर मिलिंद की जो बेटी है भट्टिनी, यानी कि चंद्रदीप्ति, इस उपन्यास में मौखरी वंश का उल्लेख बार बार आया। हर्षवर्धन इस मौखरी वंश को संरक्षण देने वाला है, क्योंकि हर्षवर्धन यह जानता है कि समाज में मौखरी वंश की को बहुत इज्जत मिली हुई है, इसलिए मौखरी वंश के एक प्रतिनिधि को वह धन और सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन वो राजा नहीं है। तो इस कारण से क्या है कि उसके पास धन है और कुछ काम नहीं है, तो ऐश्वर्य में अपना समय बिताता है। और इसी क्रम में भट्टनी को वह अपने अंतःपुर में गिरफ्तार करके रखता है। वानभट्ट भट्टनी को मुक्त करने का बीड़ा उठाता है, और इतिहास के एक लंबे घटनाक्रम में जब उपन्यास आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक लंबे कथा तंतु में वह एक दिन भट्टनी को वहां से मुक्त कराने में सफल हुआ। और इसी मुक्ति के क्रम में ये भट्टनी अपने पास वराह की जो मूर्ति है, एक भगवान वराह की एक मूर्ति है, उसको सीने से दबाए नदी पार कर रही होती है, साथ में वानभट्ट भी होता है। तो तेज धार में वानभट्ट इसके हाथ से, भट्टनी के हाथ से वराह भगवान की मूर्ति छूट जाती और वानभट्ट के सामने यह चुनौती है कि वह वराह भगवान की मूर्ति को बचाए या डूबती हुई भट्टनी को बचाए, ईश्वर की रक्षा करे या उस स्त्री की रक्षा करे जिससे वह प्यार करता है। भट्टनी बार बार आग्रह करती है वराह मूर्ति को बचाने के लिए, क्योंकि वह बहुत भट्टी के लिए बहुत ही प्रिय वराह की मूर्ति थी। लेकिन वानभट्ट वराह की मूर्ति को न बचा भट्टनी को बचाने की कोशिश करता है और उसको बचाता है। अब 1946 का यह उपन्यास है। इसमें ईश्वर को बचाने की जगह पर एक स्त्री को बचाने का संदर्भ है। उस संदर्भ को आप तमाम धार्मिक जो आग्रह है और जो धार्मिक संदर्भ है, और इस उपन्यास में भी उसका बार बार उल्लेख किया गया कि हाड़ मांस का जो व्यक्ति है
उसकी रक्षा जरूरी है, या पत्थर या ईंट गारे से बने हुए मंदिर या ईश्वर की रक्षा जरूरी। बाण भट्ट एक हाड़ मांस के जीवित व्यक्ति को चुनता है जो कि उसे वो प्यार करती है। तो यह उपन्यास अपना एक जो केंद्रीय तत्व है, स्त्री के चरित्र को समझना और स्त्री के चरित्र के संदर्भ में जो प्रचलित मान्यताएं, उसके उसके समानांतर एक आधुनिक तर्क विकसित करना, जो 1946 के भारत में आचार्य द्विवेदी देख रहे थे। ठीक है, इसमें एक पक्ष तो स्त्री प्रेम और इसका ये आता है। दूसरा प्रेम जो है वह ज्ञान और धर्म और मनुष्य के विवेक के संदर्भ में है, जो सबसे महत्वपूर्ण। मैं उसका आपके सामने उल्लेख करूंगा। इस उपन्यास में एक कोटेशन है और एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको ये कोटेशन बताऊं इससे पहले स्त्री के संदर्भ में दो और संदर्भों का आपके सामने उल्लेख मैं करना चाहता हूं। एक तो मैंने बताया कि इस उपन्यास में स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र माना गया है। एक और कोटेशन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है स्त्री और पुरुष को लेकर के, उस पर आप ध्यान दीजिए और चाहें तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि पुरुष निसंग है, निःसंग है, पुरुष निःसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी। फिर से बोलूं, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। पुरुष स्त्री को शक्ति समझ करके ही पूर्ण हो सकता है। स्त्री को शक्ति समझ करके ही पूर्ण हो सकता है, लेकिन स्त्री शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। और एक दूसरा जो इस उपन्यास के भीतर जो विन्यस्त हुआ है स्त्री और पुरुष के बारे में, वह बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, और उसका विश्लेषण आपको अलग से करना चाहिए। और ये कोटेशन के रूप में अगर कभी लिखा जाता है या कोई प्रश्न पत्र में ये कोटेशन लिखा जाएगा तो आपको इसका संदर्भ समझ में आना चाहिए। वह यह है कि स्त्री प्रकृति है, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष को मुक्त करने में है। बताइए इस कथन के बारे में। एक स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है और स्त्री की सार्थकता पुरुष को मुक्त करने में है। तो इस बांधने और मुक्त करने के संदर्भ को आपको समझ में आना चाहिए कि क्या स्त्री सार्थक होना चाहेगी या स्त्री, बताइए, सफल होना चाहिए, सार्थक होना चाहेगी या स्त्री सफल होना चाहिए। और सफलता और सार्थकता का यह संदर्भ क्या स्त्री के साथ जोड़ करके देखना उचित है? और एक और बहुत पूर्ण बात है, आखिर ये सवाल मन में आपके आना चाहिए कि आखिर स्त्री की सार्थकता या सफलता पुरुष के संदर्भ से ही क्यों होना चाहिए? मतलब इसमें आप देखिए कि स्त्री को बांध दिया गया। अगर स्त्री सार्थक होना चुनती है
तो वह भी पुरुष को मुक्त करने में है। यदि स्त्री सफल होना चाहती है तो उसमें भी पुरुष को बांध लेने में है। तो आखिर पुरुष ही नियंता क्यों हो स्त्री की सार्थकता और स्त्री की सफलता का? एक सवाल हमारे सामने इस उपन्यास को पढ़ते हुए आता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि उपन्यास को पढ़ते हुए बहुत ही सचेत होकर के आपको देखना है। और ठीक इससे पहले जो हमने आपके सामने जो उदाहरण पेश किए, जिसमें हमने कहा कि पुरुष निसंग है और स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है और स्त्री द्वंद्वोन्मुखी है, तो आखिर आप देखेंगे कि इसमें पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा है। वह कह रहा है कि निसंग है, उसमें कोई द्वंद्व नहीं है, वो आसक्त है। वह कहता है कि जो पुरुष है वह मुक्त है और स्त्री बद्ध है, स्त्री हमेशा बंधी हुई है। तो इस उपन्यास को पढ़ते हुए स्त्री के संदर्भों से भी विचार करने की आवश्यकता हमारे सामने है। तो इस पहलू पर आपको गौर करना है, ठीक है। मैं स्त्री डिस्कोर्स के बारे में और विस्तार से नहीं बता रहा हूं, मैं केवल आपके सामने कुछ संदर्भ पेश कर रहा हूं, वरना स्त्री विमर्श के संदर्भ से इस उपन्यास के बारे में बहुत ढेर सारी बातें कही जा सकती है। फिर से मैं दोहराता हूं कि उपन्यास को समझने के तरीके क्या हो सकते हैं, उन तरीकों पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो इसके पहले मैंने आपसे कहा था कि ज्ञान और तर्क और विज्ञान के संदर्भ से भी इस उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण चरणों को देखा जाना चाहिए, जहां उपन्यास इस ज्ञान के संदर्भ को हमारे सामने उपस्थित करता है, गुरु के संदर्भ को हमारे सामने उपस्थित करता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर मैं चाहूंगा कि आप इस पक्ष को जरूर से जरूर नोट करें। वो यह है कि किसी से न डरना, गुरु से नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। ध्यान रहे, किसी से न डरना, गुरु से नहीं, मंत्र से नहीं, लोक से भी नहीं और वेद से भी नहीं। यानी कि तर्क की कसौटी जब हमारे सामने आती है तो उसे निर्भय होकर के कहना और उसमें किसी परंपरा का दबाव स्वीकार नहीं करना, न किसी गुरु का, न किसी वेद का और न किसी मंत्र का, बल्कि निर्भय होकर के अपने तर्कों को आविष्कृत करना है। लेकिन ठीक इसके विपरीत में एक और बात आपके सामने उपन्यास में रखा गया है। वह यह कहा गया है कि तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा बढ़ती है और हिंसा से मनुष्य का विध्वंस होता है। अब बताइए सर, विद्वेष से हैं? तर्क से विद्वेष और विद्वेष से तर्क से विद्वेष बढ़ता है, हाँ विद्वेष से हिंसा पनपती है हाँ और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। ठीक है सर। यह एक महत्वपूर्ण बात है और इसलिए इसको ये जानना इसलिए बहुत जरूरी है कि इस उपन्यास के भीतर ऐसी कई चीजें हैं जो एक के तर्क को दूसरे के तर्कों से या तो जोड़ती है या उसके विरुद्ध खड़ा होती है। मैं आपको एक और तर्क आपके सामने इस उपन्यास के भीतर से रखना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि इसको बहुत ध्यान से आप नोट भी कर लीजिए और ध्यान तो दीजिए जरूर ही। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, वो ये कही गई है कि दीपक क्या है। दीपक मतलब दिया, जान रहे हैं ना? तो दीपक क्या है? अगर दीपक की ओर ध्यान दोगे तो उस दीपक के प्रकाश में जो चीजें दिखलाई देती है उसको तुम नहीं देख पाओगे। यदि तुम दीपक पर ध्यान दोगे,
यदि तुम दीपक की जांच करने लगोगे कि दीपक कैसा है नहीं है, तो उस दीपक की रोशनी में जो चीजें दिखलाई देती है उसको आप नहीं देख सकोगे। इसलिए व्यक्ति को दीपक की जांच नहीं करनी, बल्कि दीपक की रोशनी में जो सत्य दिखलाई देता है उस सत्य की जांच करनी है। ये दर्शन की बात है। दर्शन में आप देखेंगे कि सत्य को देखने के या सत्य का परीक्षण करने के कई तौर तरीके बताए गए, लेकिन उन तौर तरीकों के बारे में सोचते और बात करते आप इस उपन्यास में जो दीपक और उसकी रोशनी का संदर्भ है वह सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको इस दीपक और तो ये कथन आपको समझ में बात आएगी कि क्या है इसे? जी जी सर। तो तर्क और विज्ञान और ज्ञान, गुरु की महिमा, सत्य और प्रकाश, वेद और मंत्र, इन सब के संदर्भों से इस उपन्यास का एक हिस्सा हमें स्त्री पुरुष के प्रेम के द्वंद्व से बाहर जाकर के भी दिखलाई देता है, जिस पर कि हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आज जितनी बातें आपको बताई वे बातें समझ में आई इस उपन्यास के बारे में? हाँ सर। सारी बातें समझ में आ गई? पूरी बातें हाँ जी कम्युनिकेट हो गई यहाँ? सर सर सारी बातें तो समझ में नहीं आई सर। और कौन सर सी बातें समझ में नहीं आई? जी सर, कहना चाहेंगे सर इसको कि एक दिन का सर समय दिया जाए, इसको आगे पढ़ेंगे सर, और उसके बाद पुनः एक बार अगर चर्चा हो जाता सर इसी विषय पर तो सर और अच्छा रहता सर। तो इस उपन्यास को आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा है सर। क्यों? तो देखिए, एक एक विद्यार्थी के लिए तुम्हें अलग क्लास लूंगा नहीं। जी जी मेरा सर। तो ये कहना है कि जब मैं ये पहले आपको बता रहा हूँ और आपका ये दायित्व है कि उसको एक बार आप देखें और समझें, ठीक है? जी सर। हालांकि मैं ये कोशिश करूंगा कि एक बार फिर से मैं इस उपन्यास पर कहीं मौका मिले तो बात जरूर करूंगा आपके सर साथ। इसमें कुछ जो शब्द वगैरह जो है ना सर, जो इसका जो है थोड़ा क्लिष्ट है सर, तो यदि अगर फिर से चर्चा हो तो अच्छे से समझ पाएंगे सर। थोड़ा तो शब्दों ये बताइए कि मैंने जो आपके सामने बात रखी उसमें शब्द की क्लिष्टता है या इस उपन्यास में जो शब्द है उसकी क्लिष्टता है? क्या है सर जो आप रखे ना सर, तो उसमें कुछ जो है मतलब स्पीड में सर पार हो गया, तो सर उसको पूरा समझ नहीं पाए मैं सर। दोबारा बताऊंगा ना आपको, आप बताइए कौन सी बात? जी जैसे सर जो नोट करने के लिए बोल रहे थे सर कि पुरुष हाँ निसंग है, स्त्री आसक्त है, हाँ, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री बंधन मुखी है, फिर उसके बाद द्वंद्वमुखी, द्वंद्वोन्मुखी, द्वंद्वोन्मुखी। बंधोन्मुखी। हाँ जी सर, बंधोन्मुखी। फिर उसके हाँ, बाद सर नोट नहीं कर पाए, पुरुष पुरुष। पुरुष पुरुष मुक्त है, जी सर। स्त्री बद्ध। बद्ध है। पुरुष मुक्त, पुरुष स्त्री बद्ध। स्त्री बद्ध, बद्ध। ठीक है। जी सर। और उसी में है कि पुरुष स्त्री, बद्ध लिखेंगे वैसे ही लिखेंगे ना सर, जैसे सर सर जैसे प्रति। हाँ, प्रतिबद्ध का जो केवल बद्ध है वो लिखिए, ठीक है। ठीक है, सर एक सवाल जी है, सर। एक तो सर प्रॉब्लम हो रही है, सब लोग म्यूट नहीं कर रखे हैं तो इस वजह से आवाज साफ नहीं आती है ना। तो हम बात हाँ, करने के बाद ये अगर हम ध्यान रखें हर कोई तो क्लास बहुत अच्छे से हो सकता है, ये हम ध्यान ही नहीं रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि जब मैं हाँ बोल क्योंकि रहा हूँ किसी तो के सभी लोग अपना माइक म्यूट रखें। हाँ हाँ इस बात पर सबको तो एक मतलब ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि किसी के घर में, मैं भी घर पर ही हूँ अभी, मम्मी भी आवाज कर रही है तो अगर मैं अनम्यूट कर दूं तो मम्मी की आवाज आएगी, है ना। तो ऐसे ही हाँ जी, बच्चों की आवाज आ रही है या फिर कुछ आवाज आ रही है, तो आप कृपया करके सभी लोग ध्यान रखिए इस बात की। और सर एक प्रश्न जो है
वो है जैसे कि आपने ये बताया ना कि जैसे सत्य को अगर हम जानना चाहते हैं तो दीपक की रोशनी से जैसे चीजों को देख पाते हैं, उन चीजों पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो सर मुझे इस बात को समझने में कठिनाई महसूस हो रही है कि इस उपन्यास में ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ है, मतलब किस चीज को हम देखें इस तरह से। हाँ, इस उपन्यास में, जी इस उपन्यास का जो कथा तंतु है, उस कथा तंतु में आप देखेंगी कि बाणभट्ट हमेशा धर्म और उसकी दर्शन की परिधि में ही चीजों को देखता है। नैतिकता और शुचिता उसकी परिधि में ही वह चीजों को देखता है। इस कारण से वह संसार की ऐसी कई चीजों को देख नहीं पाता है। मसलन इस क्लास की शुरुआत में ही मैंने ये बातें कही थी कि वह कहता है निपुणिका से कि मैं स्त्री देह को मंदिर के समान पवित्र मानता हूं। बदले में निपुणिका उसको कहती है कि स्त्री का देह जो है वह हाड़ मांस का बना हुआ है और जो मंदिर है वह ईंटे और चूने का बना हुआ है। तुमको ये समझ में नहीं आती कि जो हाड़ मांस का शरीर है उसकी अपने कई जिज्ञासाएं, कई इच्छाएं। इसलिए अगर तुम इसे मंदिर के रूप में देखोगे, स्त्री की देह को अगर तुम मंदिर के रूप में पवित्र देखोगे, तो मंदिर तो ईंट और चूने का बना हुआ है और मैं तो हाड़ मांस की। इसका मतलब तुम केवल धर्म की परिधि, नैतिकता की परिधि के आधार पर अगर चीजों को देखोगे तो सिर्फ तुम वही देख पाओगे। धर्म और नैतिकता के आधार पर जो मनुष्य के संबंध बनते हैं और जो बिगड़ते हैं वह तुम नहीं देख पाओ। यानी कि तुम दीपक को केवल अगर देखोगे तो तुम्हें दीपक ही दिखलाई देगी। उस दीपक से जो रोशनी निकल रही और इस रोशनी में जो पूरा संसार दिखलाई दे रहा है उसको तुम नहीं देख पाओ। इसलिए दीपक से अपनी दृष्टि हटा करके दीपक से निकलने वाली जो रोशनी उसमें आप देखो, सत्य वहां दिखलाई देगा आपको, दीपक में दिखलाई नहीं देगा। यानी कि मनुष्य के जीवन के जो संबंध है, तो मनुष्यता के जो रोज के व्यवहार हैं उसमें आपको पवित्रता या अपवित्रता या कि धर्म या कि दर्शन वहां आपको देखना चाहिए, किसी मंदिर में नहीं देखना चाहिए। ये उसका संदर्भ उपन्यास से जुड़ता है। ओके सर, बात समझ में आई? जी बिल्कुल सर। और मैंने ये कहा आपको कि जब ये उपन्यास पूरा पढ़ लेंगे तो मैं जो बता रहा हूं इसके और भी विस्तार से कई संदर्भ खुलते आए। मैं तो बस कुछ चुने हुए जो नोट है इसमें, उसके आधार पर इस उपन्यास को खोलने की बात आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये बात भी है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है ना? तो सर एक आग्रह है सर। हाँ जी सर एक आग्रह है कि अगर एक दिन पहले अगर बता दिया जाए सर कि इस विषय पे सर चर्चा होगी तो मतलब हम लोग एक दिन पहले सर रात में पढ़ लेंगे सर, क्योंकि फिर दिन में सर काम वाम पे निकल जाते हैं फिर तो सर थोड़ा दिक्कत होता है। पक्का आप पढ़ लेंगे। एक तो ये बताइए, क्योंकि अगर मैं अगर जिस दिन क्लास है उस दिन बताता हूँ तो उसे एक दिन पहले बता देने में मुझे कोई असुविधा नहीं। बस एक दिक्कत दिन पहले है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे दिन आप भूल जाएं, इसलिए मैं सेम डे बताता हूँ, लेकिन बताता हूँ सुबह में। इसलिए तो आप चाहेंगे तो मैं एक दिन पहले बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ सर एक दिन आप देख लीजिए। जी सर एक दिन पहले अगर बता दिया जाए सर तो अच्छा रहेगा सर। चलिए ठीक है। और कोई सवाल किसी का? सर कल क्लास होगी क्या? नहीं, हमने 2 दिन का ले लिया, हम तो एक दिन ले रहे थे, लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं हम 2 दिन क्लास करेंगे तो हमने कहा चलिए हाँ, अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, जी सर। तो आज बातचीत यही समाप्त करें आप लोगों की अनुमति से। जी सर। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर परीक्षाएं कब से